ओके ओके। सो अब हम बेसिकली मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन कर रहे हैं, बट अब जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा बेसिकली दैट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे होंगे। लाइक जैसे ये एक आपके पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। अब ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको जस्ट होल्ड कीजिएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा तो उसमें मैं आपको रिव्यू लेक्चर रखूंगा प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के ऊपर, ठीक है। सो फिलहाल जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हम ये कह रहे हैं कि हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को यूज कर रहे होंगे, ठीक है जी, यूजिंग रैंडम नंबर मैपिंग मेथड, ठीक है, टू सॉल्व द रियल प्रॉब्लम। लाइक जैसे मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास क्या है जी, एक कस्टमर को 1 मिनट में लेता हूँ, 40% चांसेस है कि आई विल गिव द सर्विसेज, सो देर इज अ 40% चांस। सो 2 मिनट सर्विस प्रोवाइड करने में 35 प्रोबेबिलिटी है। इसी तरीके से 3 मिनट सर्विस देने में मुझे 20% प्रोबेबिलिटी है। सो बेसिकली ये मैंने एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है। सो बेसिकली रैंडम मैपिंग मेथड के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए उस वेरिएबल की जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, सो लाइक जैसे हम सर्विस टाइम को यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन 1 मिनट में सर्विस डिलीवर करने की प्रोबेबिलिटी, 2 मिनट की, एंड सो ऑन। ओके, हम रैंडम मैपिंग मेथड को यूज कैसे करेंगे? सो उसके लिए हम बेसिकली रैंडम मैप डेवलप करेंगे, और ये रैंडम मैप ड्रॉ करने का तरीकाकार क्या होगा, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। सो बेसिकली इसको हम कहते हैं कि दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्लियर? ठीक है। सो पॉइंट मैपिंग कैसे जनरेट किया आपने? ये बेसिक मैं भी बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये मैप कैसे जनरेट होगा। सो बेसिकली आप यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड से हमारा लास्ट टाइम हमने लिया था 0 और 1, तो अगर मैं उसको बजाय फ्रैक्शन में लेने के मैं इसको होल नंबर ले सकता हूँ। 0 to 1 का मतलब क्या है? 0 to 99, ठीक है ना? ठीक है। सो अब हमारे पास क्या है, जो 1 मिनट सर्विस देने की प्रोबेबिलिटी है 0.4, तो अब मैं रैंडम मैप कैसे बनाऊंगा? 0 to 39। सो ये 0.4 का क्या मतलब है? 40%, ठीक है। सो 40% मीन या 40, सो दैट मीन अब मुझे यहाँ पे मैपिंग करते वक्त 40 नंबर्स कैप्चर करने हैं, तो मैं कैप्चर कैसे कर सकता हूँ? 0 to 39, तो ये 40 नंबर कैप्चर हो गए। क्लियर? हम बात क्लियर है? सर ये 99 को आपने 1 के इक्विवेलेंट आप कह रहे हैं कि लिए जा रहे थे? बिल्कुल। 0 to 99 काउंट करो तो ये टोटल क्या बनेगा? 100 ही बनेगा। 100, जी जी। ठीक है ना? तो बेसिकली वो 1 के अकॉर्डिंगली आ गया। ओके सर, ठीक है। सो ये बेसिकली 0.4 का मतलब है 40, सो हमने 0 to 39 ले लिया। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट है 35, तो अब 0 to 39 का नेक्स्ट क्या आएगा? 40। 40 से ऑनवर्ड आपने काउंट करना है 35 तक, ताकि वो इसमें कवर हो जाए। सो 40 से 74 कितने नंबर बनेंगे? 35। क्लियर? अच्छा जी। ठीक है। इसी तरीके से फिर अब 74 से नेक्स्ट 75, और 75 से हमने 20 वैल्यूज को काउंट करना है, सो वो 94 तक हम चले जाएंगे। इसी तरीके 0.05 का मतलब क्या? 5 वैल्यूज, सो दैट इज फ्रॉम 95 to 99। क्लियर? अच्छा, 0.05 इक्वल टू 5 हो गया। बिल्कुल 5 वैल्यूज। बिल्कुल। सो दैट इज द मेथड टू ड्रॉ रैंडम मैप। सो बेसिकली अब हम क्या करेंगे कि जो हम रैंडम नंबर ड्रॉ कर रहे होंगे वो 0 to 99 के बिटवीन ड्रॉ कर रहे होंगे। ये रेंज हम खुद सेलेक्ट करेंगे? ये वाली नहीं, ये 0 to 99। नहीं, ये आप रैंडम मैपिंग का यही मेथड है कि आप हमेशा 0 to 99 के दरमियान ही ड्रॉ कर रहे होते हो। समीज ये रूल है, हमारा प्रिंसिपल है। जी, आपकी मर्जी है। आप चाहो तो अगर आपने ये वाली मैपिंग फ्रैक्शन में कर दी है तो फिर 0 to 1 के दरमियान ड्रॉ करोगे। ठीक, मतलब 0 to 50 नहीं कर सकते, हम इसे 0 to 1 ही करेंगे। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है? 0 to 1 या 0 to 99, ये 0 to 50 नहीं होता।
50 नहीं होता, ठीक है, मैं उसको कंफर्म कर रही हूँ। हाँ हाँ ठीक है, 0 to 99 या फिर 0 to 1 जनरली लिया जाता है। ओके, अब 0 to 1 या का तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर आपने एक्सेल में रैंडम नंबर ड्रॉ करने हो बिटवीन 0 to 1 तो उसका फंक्शन था इक्वल रेंज, राइट? राइट, सर मैं एक कंफ्यूजन होगी, बेसिक कॉन्सेप्ट की कंफ्यूजन है। ये 0.055 के इक्वल किस तरह हो जाएगा सर 5 वैल्यूज के? ये वाला जी जी सर। 0.05 है ना, सो दैट जी मीन जी बेसिकली आप इसको डिवाइडेड बाय 100, अगर मैं इस प्रोबेबिलिटी को सम करूं तो ये क्या आएगा 1, 1 जी जी सर। ठीक है, तो इस 1 को मैं लिख सकता हूँ 100%, जी सर बिल्कुल। ठीक है। सो ये 0.4 का क्या मतलब है 40%, जी सर 40 35 का क्या, 0.35 का क्या मतलब है 35%, 35 जी पॉइंट सर। टू का मतलब क्या है 25%, 20% जी जी। ठीक है, और 5 का क्या मतलब है 0.05 का मीन 5%, अच्छा 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 तो ठीक है ये जी। 5 नंबर आ गए, ठीक है। ओके सर जी थैंक यू सर। ओके, सो अब हमने क्या कहना है, क्योंकि हमने रैंडम नंबर ड्रॉ करने हैं बिटवीन 0 to 99, तो हमारे पास दो मेथड है एक्सेल के अंदर ये नंबर ड्रॉ करने के। आइदर आप फंक्शन यूज कर सकते हो ट्रंक, ठीक है, ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई बाय रैंडम नंबर। होगा क्या कि एक्सेल ये वाला जो रैंडम नंबर होगा वो 0 to 1 जनरेट करेगा, उसको हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे तो वो 0 to 99 के दरमियान ही नंबर लाइक कर रहा होगा, राइट। ठीक है। या आप डायरेक्ट एक फंक्शन यूज कर सकते हो रैंड बिटवीन, तो ये क्या करेगा 0 to 99 के दरमियान रैंडम नंबर जनरेट कर देगा। राइट। ट्रंक स्टैंड ट्रंक स्टैंड फॉर ट्रंकेटेड, ठीक है जी, ओके। ओके, सो इसका हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। आपको मैंने शीट शेयर की हुई है सेकंड नंबर की रैंडम नंबर मैपिंग की, अच्छा आप इसको जरा ओपन करेंगे, जस्ट मैंने एग्जांपल शो की हुई है, वो जो अभी हम पीपीटीपी देख रहे थे, अच्छा जी सर। ठीक है। सो ये आपको एफ वाले कॉलम के अंदर ये वो दोनों मेथड नजर आ रहे हैं, आप ये देख सकते हो कि इक्वल ट्रंक ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई बाय रैंड, तो हमारे पास रैंडम नंबर आ रहा है, और इक्वल रैंडम बिटवीन 0 to 99, तो रैंडम नंबर एक आ रहा है, ठीक है। सो अगर मैं इसको पकड़ के ड्रैग, एक्सेल स्क्रीन पे शेयर कर सकते हैं क्या कह रहे हो? ओके ओके एक सेकेंड, एक्सेल जी जी शीट अपनी स्क्रीन शेयर कर दे। एक सेकेंड, अच्छा जी, ये वाली हो गया जी। ये देखिए, या आप एक्सेल रैंडम बिटवीन का फंक्शन यूज कर सकते हैं, या ये ट्रंकेटेड वाला, व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है जी। ओके, अब बेसिकली ये रैंडम नंबर ड्रॉ करने का मकसद क्या है। अब ये 79 का मतलब ये है कि ये 79 इस मैपिंग में कहाँ पे लाई कर है, यहाँ पे लाई कर है, राइट। हाँ सो इसका मतलब है कि अगर अगर मैं इसको कहूँ कि ये मेरा कस्टमर नंबर 1 है, ठीक है, अगर ये मेरा कस्टमर नंबर 1 है तो दैट मीन ये जो 90 है वो क्योंकि यहाँ पे लाई कर रहा है, तो इट मीन पहले कस्टमर को जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा वो 3 मिनट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, जी ठीक है। सो अगर मैं इसको कर दूँ टू, ठीक है, अब ये रैंड लिखा हो ना तो इसलिए हर दफ़ा एंटर करने से वो चेंज होगा। सो 93 का मतलब ये है कि वो इसमें लाइक कर रहा है तो 3 मिनट में सर्विस मिल रही है, 4 मीन फर्स्ट क्लास में लाइक कर रहा है, इट मीन इसको हम 1 मिनट में सर्विस प्रोवाइड कर देंगे। 61 ये यहाँ पे लाइक कर रहा है तो इस मीन मैं इसको 2 मिनट में सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगा, एंड सो ऑन, क्लियर। राइट। राइट, सो ये ई में हमारे कस्टमर्स हैं, पहला दूसरा तीसरा। बिल्कुल बिल्कुल, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल के तौर पे, क्लियर। ओके, सो अब बेसिकली हम इसी रैंडम सैम्पलिंग मेथड को जो है वो रखेंगे अपने माइंड में,
और हम जो है वो एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं एक। ये स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर। ओके, सो बेसिकली अब हम ये रैंडम नंबर मैपिंग का मेथड यूज कर रहे हैं। रैंडम नंबर मैपिंग मेथड यूज करते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्व करें क्यूइंग सिस्टम की। ओके, सो सिस्टम हमारे पास क्या है? क्यूइंग सिस्टम कि मेरे पास एक नर्स है, एक डॉक्टर है। सो वी हैव अ ऑफिस जिसमें एक ही नर्स है और एक ही डॉक्टर है। क्लियर? जी सर। सो बेसिकली ये मेरे पास पूरे का पूरा सिस्टम है। सो हमारे पास क्या आएगा? सबसे पहले पेशेंट अराइव हो रहा है। सो जब पेशेंट अराइव होता है तो उसका जो इंटर अराइवल टाइम है दैट इज रैंडम। इंटर अराइवल टाइम का मतलब पता है क्या होता है? जी सर। ठीक है, इंटर अराइवल टाइम एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि लाइक फॉर एग्जांपल पहला कस्टमर आया 7 बजे और दूसरा कस्टमर आया 7:02 पे, तो इंटर अराइवल टाइम क्या होगा? 2 मिनट। 2 मिनट्स। ठीक है, सो बेसिकली दो कंसेक्टिव पेशेंट या दो कंसेक्टिव कस्टमर्स के दरमियानी जो टाइम होगा वो आपका इंटर अराइवल टाइम होगा। ठीक है जी। सो देन वंस द पेशेंट अराइव, देन वो वेटिंग एरिया में जाता है। आफ्टर द वेटिंग उसको जो है वो नर्स जो है वो डील करती है, जिसका सर्विस टाइम कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट सर्विस टाइम हमें गिवन है विच इज 7 मिनट्स। ठीक है जी। और जो सर्विसेज उनको प्रोवाइड की जा रही है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे प्रोवाइड की जा रही है। ओके, सो आफ्टर जो नर्स है वो डील करने के बाद जो है वो वेटिंग एरिया में पेशेंट चला जाता है। क्लियर? ओके, सो देन आपके पास जो है वो डॉक्टर उसको डील करता है और डॉक्टर का जो सर्विस टाइम है वो कांस्टेंट नहीं है बट वो रैंडम है। ठीक है जी। सो बेसिकली तीन चीज़ों में से हमारे पास दो चीज़ रैंडम है। वन, जो पेशेंट अराइव हो रहा है वो रैंडम है, उसका हमें उसने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। क्लियर? हेलो? 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 जी जी जी। हेलो? हेलो? ओके ओके। ओके, सो हमारे पास क्या है कि जो पेशेंट का अराइवल टाइम है दैट इज ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, जबकि जो डॉक्टर का सर्विस टाइम है वो हमारे पास ये वाली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। ठीक है जी। ओके, सो अब हमने करना है कि क्वेश्चन हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द एवरेज टाइम अ पेशेंट स्पेंड इन अ डॉक्टर ऑफिस। ठीक है, सो ये हमें कैलकुलेट करना है। ओके, सो ऑफ कोर्स जब हम इस सिस्टम को स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो हम प्रैक्टिकली जाके नहीं देख रहे कि कितने बजे कस्टमर आ रहा है। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिमुलेशन करेंगे, खुद से ये अज्यूम करेंगे कि इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली पेशेंट आता है और हम इस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली डॉक्टर उसको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्लियर? यस सर। ओके, सो बिफोर सॉल्विंग इट, सो लेट्स हम इसकी थोड़ी सी जो है वो क्वेश्चंस को देख लें कि हम बेसिकली किन क्वेश्चंस को एड्रेस करना चाह रहे हैं। ओके, सबसे पहले तो जी हम एड्रेस करना चाह रहे हैं कि हम ये फाइंड आउट करें कि एवरेज इंटर अराइवल टाइम क्या है। सो देन अराइवल रेट क्या है? रेट पता है ना, व्हाट इज अराइवल रेट? अराइवल रेट क्या होता है? सर अराइवल रेट आइडिया तो है, लेकिन मतलब क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन फिलहाल कोई डिस्ट्रीब्यूशन ही हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली रेट वही जो आप अंडरस्टैंड करते हो, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जब हम टाइम की बात करते हैं तो दैट मीन वी आर सेइंग हाउ मच टाइम वन पेशेंट और वन कस्टमर इज टेकिंग। ठीक है, सो टाइम पर कस्टमर। और रेट जब हम बात करते हो दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिट पर टाइम। ठीक है, मीन
कितने पेशेंट आ रहे हैं पर मिनट या पर आवर, राइट। ठीक है। ओके, इसी तरीके से हम सर्विस टाइम और सर्विस रेट डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक पेशेंट जो है वो ऑन एवरेज कितनी देर के लिए हमारे ऑफिस में स्टे करता है, मीन उसका टोटल टाइम वो कितना स्पेंड कर रहा है ऑफिस में। एंड 6 हम ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ पेशेंट किसी भी वक्त उसके डॉक्टर के ऑफिस में कितने होते हैं। सो नंबर ऑफ पेशेंट इन ऑफिस का क्या मतलब है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड इन्वेंट्री, ठीक है ना, जिसको हम वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं। राइट। तो सर यहाँ पर तो सिर्फ एवरेज टाइम इन्होंने मांगा है। हाँ, लेकिन अच्छा, हम इसके लिए चाहिए कुछ। बिल्कुल हम ये 6 के 6 क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे बेसिकली इस प्रॉब्लम में, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो हम ये जो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक का आंसर कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4 तक। सो उसने हमें क्या दिया हुआ है, उसने हमें जो है वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, ठीक है, फॉर अराइवल टाइम की, ठीक है। अब वो ये हमने क्या करना है, हमने एवरेज इंटर अराइवल टाइम कैलकुलेट करना है। सो एवरेज इंटर अराइवल टाइम के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालेंगे यूजिंग दिस फॉर्मूला जो कि प्रोबेबिलिटी है। जी जी सर आई थिंक मुझे स्क्रीन नहीं शेयर हो रही। आपने कौन सी स्क्रीन है आपकी, एक स्लाइड कौन सी? मैं 1 सेकंड दोबारा शेयर कर देता हूँ। जी थैंक यू सर। क्या हो रही है? सर मुझे वो वाली हो रही है जो भी आप पढ़ा रहे थे, रैंडम नंबर मैपिंग मेथड की, ये। नहीं, ये अब हो रही है, ये वाली जो मैं कह रहा हूँ जिसके ऊपर एक्सपेक्टेड वैल्यू स्लाइड 16 में है। 18 पे हूँ। नहीं, मुझे 16 शो हो रही है। ओके, 1 सेकंड। जी जी आप हाँ। बोल रहे ओके ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमें एवरेज टाइम कैलकुलेट करना है, एवरेज इंटर अराइवल टाइम, ठीक है जी। सो एवरेज इंटर अराइवल टाइम जिसको हम कह देते हैं नॉर्मली लैम्डा से डिनोट किया जाता है क्यूइंग थ्योरी में, ठीक है। सो हमने बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। सो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज समेशन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है। ओके, अगर अभी इसमें कंफ्यूजन भी हो रही है तो जस्ट फिलहाल फॉर्मूला को अपने जहन में रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम रिवाइज भी करेंगे जब हम सिंपल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे होंगे। ओके, सो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सो बेसिकली दिस इज योर एक्स, राइट, एंड दिस इज योर पी ऑफ एक्स, ठीक है जी। सो अब हम क्या करेंगे, 5 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 0.3, 15 इंटू 0.2, so we will get the next value, that is, so हमारे पास क्या आ गया जी, एवरेज इंटर अराइवल टाइम आ गया, ठीक है। दिस इज 0.5 into 5, 0.3 into 10, so that means 8.5 minute, right? So this is the average inter arrival time. So how we will interpret this, mean 8.5 minute के बाद पर कस्टमर एंटर हो रहा है सिस्टम, ठीक है जी। अब अगर हमने रेट कैलकुलेट करना है, सो वी नो दैट टाइम और रेट आपस में इनवर्स होते हैं, सो जस्ट लैम्डा क्या आ जाएगा, 1 over एवरेज इंटर अराइवल टाइम, सो दैट इज 0.1176 कस्टमर्स पर मिनट। और अगर हमने आवर्स में कैलकुलेट करना, सो मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो, सो हमारे पास 7 कस्टमर्स पर आवर आ रहे हैं सिस्टम में, क्लियर? तो सर हाँ जी सर, इसका मतलब वो कि एक कस्टमर हर 8.5 मिनट्स के बाद एंटर हो रहा है और पर कस्टमर 7 कस्टमर्स पर आवर आ रहे हैं। बिल्कुल, सब ऊपर वाले का मतलब ये है कि 0.11 कस्टमर्स पर मिनट एंटर हो रहा है, लेकिन आर के लिहाज से क्या है कि जी 7 कस्टमर्स पर आर सिस्टम में एंटर हो रहे हैं, और हर 8.5 मिनट्स के बाद हर एक, नहीं नहीं नहीं, 8.5 मिनट्स के बाद। नो नो नो, वो है बेसिकली एवरेज इंटर अराइवल टाइम। एवरेज इंटर अराइवल टाइम का मतलब ये है कि अगर हम इसको ले रहे हैं, सो दैट इज बेसिकली दो कस्टमर के जो दरमियानी टाइम है वो 8.5 मिनट है। मीन अगर पहला कस्टमर 7 बजे आया है तो दूसरा 7 बजकर
7 बजकर 8 मिनट और 50 सेकेंड के बाद आ रहा है, 30 सेकेंड के बाद आ रहा है। अच्छा ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली वो 7 बजकर 8 मिनट या 7 बजकर 9 मिनट में आ रहा है। ठीक है, सो तो ये इसमें ये हुआ ना कि 1 घंटे में अगर 7 कस्टमर्स हैं तो बिल्कुल 8 मिनट बाद एक कस्टमर आ रहा है। जी, अप्रोक्सीमेटली ठीक है। ओके, सो सेम मेथड हम यूज करेंगे टू कंप्यूट आउट द डॉक्टर सर्विस टाइम, एवरेज सर्विस टाइम का सेम फॉर्मूला। ठीक है जी, सेम मेथड। ठीक है, और ये हमारे पास एवरेज सर्विस टाइम और एवरेज सर्विस रेट आ गया। क्लियर? ठीक है, सो बेसिकली जो सर्विस टाइम है वो आपकी कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है, राइट? ठीक है, सो सर्विस टाइम हमेशा आपका जो है दैट मस्ट बी बिगर देन अराइवल टाइम होना चाहिए। अगर ये बिगर नहीं है सो इट मीन देयर इज सम प्रॉब्लम। ठीक है जी, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया जी, नर्स का सर्विस टाइम कांस्टेंट था, वो हमें गिवन है विच इज 7 मिनट, और रेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1/7। सो दैट मीन नर्स जो डील कर सकती है वो 8.5 कस्टमर्स पर आवर डील कर सकती है। सो दिस इज बेसिकली कांस्टेंट है। तो सर सर्विस टाइम शुड बी ग्रेटर देन अराइवल टाइम। जी, जनरली जाहिर बात है हम शॉर्ट टाइम के लिए नहीं, हम लॉन्गर टाइम पर्सपेक्टिव से देख रहे होते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जी जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली 1 घंटे के अंदर 7 कस्टमर्स एंटर हो रहे हैं और हम अप्रोक्सीमेटली 8 कस्टमर्स को डील कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, जबकि जो नर्स है वो भी अप्रोक्सीमेटली 8 कस्टमर्स को डील कर सकती है। ठीक सर। ठीक है, ओके। सो बेसिकली यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर ये जो है वो लेस होगा इससे, तो होगा क्या, बेसिकली आपके सिस्टम के अंदर जो क्यू की लेंथ है, ठीक है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। सो क्यू की लेंथ इंक्रीज होना शुरू होगी तो आपका सिस्टम बेसिकली ओवरफ्लो कर जाएगा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिमुलेशन कर रहे हैं। अब हम एक्चुअल सिस्टम में जाने की बजाय अब हम खुद से उसी सिस्टम को मॉडल कर रहे हैं थ्रू रैंडम मैपिंग या रैंडम सैम्पलिंग, और हम मॉन्टी कार्लो मेथड को यूज करेंगे टू एनालाइज इट। ठीक है जी, जी ठीक है। सो हमें 2 रैंडम वेरिएबल्स थे, एक अराइवल टाइम का हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी, और एक हमें सर्विस टाइम की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी। क्लियर? जी सो हमने वही रैंडम मैपिंग मेथड यूज करते हुए इसको भी मैप कर लिया और इसको भी मैप कर लिया। ये दोनों मैपिंग क्लियर है कैसे की है? जी सर। जी, आसपा बच्चों आपको भी क्लियर है? जी सर। हाँ, ओके। ओके, सो अब हमने बेसिकली सबसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम एड्रेस कर रहे हैं वो ये है, विच इज द फिफ्थ वन, कि व्हाट इज द एवरेज टाइम अ पेशेंट स्पेंड इन अ डॉक्टर ऑफिस। सो हमें एवरेज टाइम इन सिस्टम कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं मल्टीपल सिमुलेशन करूँगा। ऑब्वियसली एक दफ़ा सिमुलेशन करने से तो नहीं ना हमें पता चलेगा, हमें उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना पड़ेगा। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल के तौर पर बेसिकली 5 कस्टमर की सिमुलेशन ली है। हेलो, 5 कस्टमर्स ठीक। ठीक है। सो इसमें हम कर क्या रहे हैं, लाइक सपोज हम कह रहे हैं कि जी पहला कस्टमर सिस्टम में एंटर हुआ, तो पहला कस्टमर जो है वो किस वक्त टाइम सिस्टम में एंटर हो रहा है, तो उसके लिए हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया। ठीक है, सो एक्सेल को यूज करते हुए हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया। सो वो आया 48। सो 48 यहाँ पे कहाँ पे लाई कर रहा है, फर्स्ट में लाई कर रहा है। इट मीन द टाइम बिटवीन अराइवल, दैट मीन जो पहला कस्टमर है जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होगा उसके 5 मिनट के बाद वो कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो जाएगा। क्लियर? राइट, और सर 48 हमने सेम फॉर्मूला से फाइंड आउट कर लिया। बिल्कुल, एक्सेल के उस फॉर्मूला से हमने ये फाइंड आउट किया। ओके, देन हमारे पास क्या, हमने अब जो अराइवल टाइम CUM से क्या रहा था, क्यूमुलेटिव, हम ये क्यूमुलेटिव अराइवल टाइम ले रहे हैं। मीन पहला 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है जी, ओके। ओके, सो देन हमारे पास क्या था,
कि वेटिंग एरिया था, अगर आपने एक सेकेंड, आपने जो है वो इस वाली डायग्राम को अपने जहन में रखना है, ठीक है? जी सर। ठीक है, इस डायग्राम को जहन में रखिएगा। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गया जी? फर्स्ट कस्टमर हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया 48 यहाँ पे लाइक आ रहा था फर्स्ट में, तो 5 मिनट, वो 5 मिनट हमने यहाँ पे लिख लिए और यहाँ पे साथ हम क्यूमुलेटिव कर रहे हैं। सो क्यूमुलेटिव मीन फर्स्ट 5 एज इट इज आ जाएगा। सो दैट मीन जैसे ही पहला कस्टमर आएगा, जिस वक्त आएगा, क्योंकि कोई भी सिस्टम में एंटर नहीं था, कोई और कस्टमर अवेलेबल नहीं था, सो पेशेंट, पहले पेशेंट की जो सर्विस है वो स्टार्ट हो जाएगी एग्जैक्टली व्हेन इट विल एंटर। ठीक है जी। सो नर्स का जो सर्विस टाइम था वो कांस्टेंट था, वो आ गया 7 मिनट। सो 5 + 7 इट मीन 12 मिनट के बाद 12 मिनट पे पहला कस्टमर की सर्विस हो जाएगी फ्रॉम नर्स। सो वेटिंग टाइम क्या होगा? 0, क्योंकि ये पहला ही कस्टमर है, पहला ही पेशेंट है, तो दैट मीन उसका कोई वेटिंग टाइम नहीं होगा। ओके, सो जैसे ही वो डॉक्टर के पास जाएगा, सो दैट मीन कितने बजे जाएगा? जैसे ही ये खत्म होगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है जी। ओके, क्योंकि अगेन डॉक्टर का जो टाइम है वो रैंडम है, दिस इज द डॉक्टर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगेन रैंडम नंबर ड्रॉ करेंगे। सो हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया तो वो है 5। सो 5 कहाँ पे लाइक कर रहे हैं? यहाँ पे। सो दैट मीन इसका जो सर्विस टाइम आएगा वो क्या आएगा? 4 मिनट। ठीक है। ओके, सो इसकी जो सर्विस फिनिश होगी डॉक्टर की वो कहाँ पे खत्म होगी? 12 + 4, सो ये 16 आ जाएगा। ठीक है जी। तो अगेन हमारे पास जो है वो पहला पेशेंट कस्टमर है तो 0, सो टाइम इन सिस्टम क्या लगा? दैट इज 16 माइनस क्यूमुलेटिव 5। ठीक है जी। सर ये माइनस क्यों किया? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं ना कि किस वक्त उसकी जो है वो सर्विस होना स्टार्ट हुई, मीन कब वो सिस्टम के अंदर एंटर हुआ, राइट? कब उसको जो है उसकी सर्विस कंप्लीट होगी। सो सिस्टम एंटर से लेके उसकी सर्विस कंप्लीट होने तक जो टोटल टाइम है वो हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उसमें जो उसके अराइवल के 5 मिनट्स है वो हम माइनस कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो 5 मिनट के बाद तो वो एंटर हो रहा है ना, क्योंकि 5 इस 5 मिनट का क्या मतलब है कि जब हमारा सिस्टम ऑन हुआ, सपोज हमारा सिस्टम 7 बजे ऑन हुआ, तो वो 7:05 के बाद वो सिस्टम के अंदर एंटर हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो हमने क्या कर दिया? 16 - 5, सो 11 मिनट। सो इस 11 मिनट का मतलब ये है कि पहला कस्टमर सिस्टम के अंदर 11 मिनट तक रहा। ठीक है। ओके, इसी तरीके से अब हम सेकंड कस्टमर के लिए करेंगे, तो हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया 42। ठीक है। सो 42 अगेन कहाँ पे लाइक कर रहा है? फर्स्ट में लाइक कर रहा है तो 5। देन अब ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव का क्या मतलब है? दिस प्लस दिस, यानी कि इसको और इसको हम जमा करेंगे तो आ जाएगा 10। ठीक है जी। ओके, अब ये अराइवल तो इसका 10 है क्यूमुलेटिव हो के, लेकिन क्या इसको सर्विस फौरन स्टार्ट हो जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जो जब ये यहाँ पे पहुंचा 10 मिनट के बाद, इन 5 मिनट पर तो टोटल 10 आ गया था, लेकिन क्योंकि अभी पहले कस्टमर की जो है वो सर्विस हो रही है, क्योंकि उसकी जो सर्विस कंप्लीट होगी नर्स के ऊपर वो 12 मिनट पे कंप्लीट होगी, सो दैट मीन ही विल वेट फॉर 2 मिनट्स। ठीक है। तो इसकी सर्विस स्टार्ट हुई 12 मिनट पे, लेकिन हमारा जो क्यूमुलेटिव टाइम था वो 12 था। ठीक है जी। सो इसका स्टार्ट टाइम क्या होगा? 12। क्लियर? क्यों 12 होगा? क्योंकि अभी पहले कस्टमर की जो है वो सर्विस हो रही है, सो दैट इज 12। सो इसलिए 12 - 10 आपके पास आएगा, यानी कि 2 मिनट के बाद वो होगा। सो वेटिंग टाइम इसको कितना है? 2 मिनट आएगा। सो इसी तरीके से जो सर्विस टाइम है वो कांस्टेंट है 7, सो 12 + 7 19 आ जाएगा। ठीक है। सो इट मीन डॉक्टर जो है वो सर्विस करना स्टार्ट करेगा 19 मिनट पे। ठीक है। 19 अगेन, क्योंकि जो डॉक्टर का सर्विस टाइम है वो 53 है। ठीक है जी।
सॉरी 53 हमने क्या रैंडम रैंडम नंबर ड्रॉ किया, सो 53 कहाँ पे लाइक करा, यहाँ पे, तो सर्विस टाइम क्या आ गया 8, सो वो 8 आ गया. सो देन 19 + 8 27. क्लियर? ठीक सर. सो 27 माइनस जो अराइवल टाइम था वो 10, सो 27 माइनस 10 इज 17. सो दैट मीन जो सेकंड कस्टमर है वो सिस्टम के अंदर 17 मिनट तक रहा. ठीक है जी. सो इट मीन अब हम ऐसे कीप गोइंग फॉर थर्ड, फॉर फोर्थ, फॉर फिफ्थ. ठीक है. सो हमने ओके उसका टाइम इन सिस्टम कैलकुलेट कर लिया. सो बेसिकली अब हम कर क्या रहे हैं कि हम एक्चुअल सिस्टम को अज्यूम कर रही हैं कि इसके मुताबिक जो है वो कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, और हमने क्या किया, एवरेज टाइम इन अ सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, हमने इनकी एवरेज ले ली. ठीक है जी. ठीक सर. सो बेसिकली हम क्या कहते हैं कि सपोज 7 बजे से लेके 8 बजे तक 1 घंटे के अंदर अगर एक कस्टमर 5 कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो हमारे पास एवरेज टाइम कितनी देर तक एक कस्टमर सिस्टम के अंदर स्पेंड करेगा, वो हमारे पास ये सिमुलेशन का रिजल्ट आ रहा है. राइट सर. ठीक है जी. सर एक ये रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए सर हम इसको यूज करेंगे ना, आई मीन हाँ, बगैर किसी वैल्यू के जनरेट हो जाएगी? नहीं, रैंडम नंबर आप एक्सेल में यूज कर सकते हैं. अभी मैं आपको एक्सेल शीट भी इसकी करवाता हूँ. ठीक है. अच्छा ठीक है. एग्जाम्पल सेम होगी, हम एक्सेल पे भी इसको देखते हैं अभी. सो ये जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये बेसिकली वर्किंग आप कैसे कर रहे हो, सिमुलेशन किस तरीके से वर्क कर रही है. जी जी. ठीक है जी. ओके. सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द डॉक्टर ऑफिस एट एन गिवन टाइम. सो अब हमने नंबर ऑफ पेशेंट्स या नंबर ऑफ कस्टमर्स कैलकुलेट करने हैं. ठीक है जी. सो नंबर ऑफ कस्टमर्स कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होगा, दैट इज बेसिकली दिस इज नंबर ऑफ कस्टमर्स. सो इसको हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इन सिस्टम. ठीक है जी. ये हमारे पास इन्वेंट्री इन सिस्टम कहलाता है. सो देन ये आपके पास क्या है, रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम. सो ये क्या लॉ है, ये एक लॉ है. कौन सा लॉ है? सर वैसे तो लिटल्स लॉ की सुने. बिल्कुल ये लिटल्स लॉ ही है. ठीक है. सो अब हमने अगर क्यूइंग सिस्टम के अंदर जो है वो ये कैलकुलेट करना हो कि हाउ मेनी कस्टमर इन अ सिस्टम या हाउ मेनी पेशेंट इन अ सिस्टम, तो हम लिटल्स लॉ को यूज कर सकते हैं. सो दिस इज लिटल्स लॉ. सो इन्वेंट्री का मतलब यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर इन अ सिस्टम एंड देन इज इक्वल टू अराइवल रेट मल्टीप्लाई बाय अराइवल टाइम. सो हमारे पास ये आ गया कि किसी भी पर्टिकुलर मिनट के अंदर हमारे सिस्टम के अंदर 1.8 कस्टमर सिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं. ठीक है जी. राइट, किसी भी पर्टिकुलर टाइम. बिल्कुल. ओके. सो ये वाली जो डायग्राम है ये एक जनरल एग्जांपल है. ये इस प्रॉब्लम की नहीं है, ये एक जनरल एग्जांपल है कि बेसिकली लिटिल स्टॉक से हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन्वेंट्री, फ्लो टाइम एंड क्यूमुलेटिव. सो बेसिकली आपको ये इंडिकेट कर रहा है इन्वेंट्री किसी भी पर्टिकुलर टाइम के अंदर कितने पेशेंट जो है वो सिस्टम के अंदर मौजूद है. ठीक है जी. जी जी आज कुछ आपको भी क्लियर है? जी सर. ओके. ओके. अब आप लोग ऐसा कीजिएगा, आपके सिस्टम के अंदर मैंने अभी एक एक्सेल शीट भी शेयर की हुई है क्यूइंग सिमुलेशन की, उस फाइल को ओपन कीजिएगा. जी ओपन किया आपने? मेरा तो ओपन नहीं हो रहा सर, मसला वो अपडेट शुरू कर दिया उसने. नहीं, एक्सेल वाली फाइल ओपन ही हो रही. जी जी, कोई अपडेट वो शुरू कर दिया उसने. हाँ कोई बात चलें. नहीं सर, मैं इसको फिर देखता हूँ. ओके. सो ये हमारे पास क्या है कि बेसिकली मैं उसी प्रॉब्लम को लिया. ठीक है. सो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी. ठीक है.
और मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, सबसे पहले तो ये अराइवल टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें डिस्ट्रीब्यूशन गिवन थी, डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उसका रैंडम मैप्स बना लिए, ठीक है। ओके, सो उसके बाद हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो ये जस्ट एक्सेल का फार्मूला है, मैंने सम प्रोडक्ट का फार्मूला लगा लिया। बेसिकली ये फार्मूला क्या कर रहा है, 5 इंटू 0.5 प्लस 10 इंटू 0.3 प्लस 15 इंटू 0.2 से ये वो हमारे पास आ गई, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये कैसे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, इसी तरीके से ये, ठीक है। सो मैं बेसिकली आ जाता हूँ सिमुलेशन के ऊपर। सो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हमने ये शीट बनाई हुई है क्यूइंग सिस्टम को एनालाइज करने की, जो सिस्टम मैंने आपको शो किया था। सो इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट कस्टमर, देन हमने उस कस्टमर को के लिए ड्रॉ किया कि वो कितनी देर के बाद सिस्टम के अंदर एंटर हो रहा है, उसके लिए हमने रैंडम नंबर ड्रॉ की, ठीक है, विच इज 5, ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि उसका एवरेज इंटरराइवल टाइम क्या है, तो मैंने उसके लिए फार्मूला क्या लगाया, इक्वल इफ, ठीक है जी, C5 क्या है, दैट इज दिस, ठीक है। सर सॉरी मैं इधर ही पूछ लेता हूँ, फिर कंफ्यूजन हो जाए सर। ये रैंडम नंबर 5 जनरेट हो गया हमारे पास। जी जी जी, अगर ये कंफ्यूजन हो रही है तो एक सेकेंड, क्योंकि वो 5 ही 5 आ रहा था। सो अब ये रैंडम नंबर आ गया 47, ठीक है। ओके सर, ये जनरेट हो गया थ्रू ट्रंक, जी, ठीक है। अब वो 47 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, अगर हम यहाँ पे देखें तो वो इसके अंदर लाई कर रहा है जिसके आगे 5 है। अब हम इसको मैनुअली एंटर नहीं करना चाह रहे, हम इसमें कंडीशन लगाना चाह रहे हैं, एक्सेल के अंदर शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, हमने कंडीशन लगा दिया इक्वल इफ, राइट, C5 क्या है, दिस वन, ठीक है, बस ये वाली वैल्यू 47 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइडेड बाय 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये रैंडम नंबर है बिटवीन 0 to 100, तो हम इसको प्रोबेबिलिटी की सेंस में लाना चाह रहे हैं, ठीक है जी, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये लेस देन है R5 से क्या मतलब है, इस प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। अगर वो इस प्रोबेबिलिटी से लेस है तो यहाँ पे क्या एंटर करे, Q5 मीन ये 5 एंटर करे, ओके सर, ठीक है। फिर हमने एक और कंडीशन लगा दी कि इफ ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय 100 लेस देन है, अगेन आपके पास R5 प्लस R6 के, ठीक है ना, क्योंकि अब हमने इन दोनों के सम को लेना है, मीन 0.8, R5 प्लस R6, ठीक है, 0.8। अगर ये इसका सम इससे कम है तो एंटर क्या करे, Q6 मीन 10, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो क्या एंटर करे, Q7, ठीक है। आसपास बच्चे आपको भी क्लियर है? ओके ओके, सो अब आपने क्या करना है जी, एवरेज टाइम लेना है। सो एवरेज टाइम आपके पास क्या आएगा, सो पहली जो, क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव सेंस में लेना है तो पहला एज इट इज आ जाएगा। सो पहला एज इट इज लाने के लिए मैंने क्या किया, फार्मूला यहाँ पे क्या लगा दिया, इस सेल को मैंने एम्प्टी छोड़ दिया, हमने क्या किया, इक्वल दिस मीन इक्वल दिस प्लस दिस कर दिया, ठीक है जी। ठीक, इसी तरीके से नीचे पकड़ के आप इसको ड्रैग कर सकते हो फिर। ओके, सो देन हमने क्या किया, अब हमने बेसिकली स्टार्ट टाइम लेना है। सो स्टार्ट टाइम हमारे पास क्या आएगा बेसिकली, दैट इज यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया है इक्वल मैक्स E5 का क्या मतलब है कि इसमें से, ठीक है जी, और H5 इसमें से। सो इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपके कस्टमर का स्टार्ट टाइम होगा, ठीक है। ऑब्वियसली पहले के लिए तो यही टाइम आएगा, लेकिन फ्रॉम सेकंड टू ऑनवर्ड ऑब्वियसली हमें देखना पड़ेगा इसमें से और इसमें से जो मैक्सिमम होगा वो आपका स्टार्ट टाइम बनेगा। पहले में से इसमें मतलब 10 और 17 में से 10 उठाया ऑटोमेटिकली? बिल्कुल, हमने यहाँ पे जो लिया है वो हमने मैक्स लेना है ना जी,
ठीक है, नहीं ये मिस्टेक नहीं कर रहा। ओ नहीं नहीं, ये बेसिकली हम मैक्स लगा रहे हैं। कैसे लगा रहे हैं, ये हम ये कर रहे हैं E5, ठीक है ना, E5 और H, ये हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है ना, बेसिकली 0 है ये, जी जी ठीक है ना, ये ठीक है ना, 10 और 0 में से वो 10 उठा, बिल्कुल वो 10 उठा रहा है, ताकि हम जब नीचे को ड्रैग करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली फिर वो आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ये वाला 17 कैसे आएगा, वो 15 और इस 17 में से मैक्सिमम उठा रहा है, ठीक है। ओके, सो इसी तरीके से फिर हम इसको पकड़ के नीचे ड्रैग कर देंगे। ये 7 फिक्स है, कांस्टेंट है, क्योंकि जो नर्स का 7 टाइम था वो फिक्स था, ठीक है जी। और फिनिश के लिए हमने फॉर्मूला क्या लगाया था, दैट इज सर्विस टाइम प्लस स्टार्ट टाइम, मीन 7 + 10, 7 + 17 एंड सो ऑन। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, दैट इज F, विच इज स्टार्ट टाइम माइनस क्यूमुलेटिव टाइम, इन 10 - 10, 17 - 15, 30 - 30, तो वो आपके पास वेटिंग टाइम आ गया, ठीक है। ठीक, सेम मेथड आपने अप्लाई करना है फॉर डॉक्टर के लिए, ठीक है जी, ठीक है। सेम जिस तरह नर्स के लिए किया सेम वो यहाँ पे आ जाएगा। सर ये टाइमिंग सिस्टम का जो आपने फॉर्मूला बताया, ये अच्छा चलें, इसको सर मैं फिर बाद में देखता, सर मैं थोड़ा ठीक है, वो लॉजिक उसकी जरा बड़ी है मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, अगर इसमें इसको आपको एक दफ़ा रिपीट करना पड़ेगा खुद से, अगर कोई मसला जी तो जी फिर जी जी, पूछिएगा, ठीक है। ओके परफेक्ट। ओके, सो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है जी, टाइम इन सिस्टम, मीन जो पहला कस्टमर है उसको कितना टाइम लगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दैट इज M, मीन 29 माइनस क्यूमुलेटिव स्टार्ट टाइम 10, ठीक है। सो 29 - 10, सो हमारे पास आ गया 19, जी सर, ठीक है। इसी तरीके से हमने ये फॉर्मूला लगाया तो नीचे ड्रैग कर दिया, सो ये आ गया। सो बेसिकली ये हमने सिमुलेशन रिपीट की है फॉर 20 पेशेंट्स, ठीक है। जी सर, सो ये हमारे पास आ गया। अगेन अब हमने एवरेज टाइम निकालना, तो सिंपली हमने क्या कर लिया, हमने इसकी एवरेज कैलकुलेट कर दी, ठीक है। सो दैट मीन कि ऑन एवरेज ईच पेशेंट जो है वो सिस्टम के अंदर 20.5 मिनट तक रह रहा है, ओके सर, ठीक है। ओके, देन हमने एवरेज कस्टमर इन सिस्टम कैलकुलेट करना है, तो वो क्या आ जाएगा, उसको हम क्या कर देंगे, सो दैट इज बेसिकली आपके पास आ गया, हमने कहा R10, सो R10 क्या है, दैट इज बेसिकली दिस वन, R10, दिस वन, ठीक है जी। अराइवल रेट, ठीक है, अराइवल रेट मल्टीप्लाई बाय आपके पास आ जाएगा O2, दैट इज दिस वन, डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। सो बेसिकली 20.5 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय कितने कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं, जी ठीक है। ओके ओके, सो बेसिकली ये हमने एक एक्सेल शीट बनाई है। हमने ये क्या किया है कि हमने बेसिकली अपने सिस्टम को स्टडी करने के लिए 20 पेशेंट के डाटा को लिया है कि वो इस तरीके से रैंडमली सिस्टम में एंटर हो रहे हैं और उनका एवरेज टाइम ये आ रहा है। हम बेसिकली करना ये चाह रहे हैं कि हम इसका स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं। और मैंने क्या किया है मैंने इन 20 कस्टमर के साथ, ठीक है ना, इन 20 जी कस्टमर के साथ इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया 10 टाइम्स, ठीक है। लाइक मैंने ये, आप इसको चाहो तो आप इसको 100 कस्टमर के लिए कर सकते हैं। मतलब जैसे पहला एक्सपेरिमेंट किया तो एवरेज टाइम है 20.5, तो मैंने क्या किया, इस टाइम को उठाया और पहले यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कहाँ पे कर दी सर? मैं ये कह रहा हूँ, मैंने ये क्या किया, एक्सपेरिमेंट रिपीट किया 20 टाइम्स, राइट। ओके सर, तो इसका जब मैंने पहले एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया, एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया, तो मेरे पास एवरेज टाइम पर कस्टमर कितना है, 20.5 मिनट, ठीक है। जी तो मैंने अपने इस पहले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया 20.5, ओके सर, ठीक है। इसी तरीके से मैंने सेकेंड टाइम जब इसको किया, लाइक सपोज मैं क्या करता हूँ,
जैसे 1, तो ये चेंज हुआ, अब वो 20 पॉइंट की बजाय 21.5 हो गया, ठीक है। तो वो मेरे सेकंड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया 21.5, ठीक है। इसी तरीके से हमने उसको थर्ड टाइम रिपीट किया, तो 22.1 आ गया, वो आपके थर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आ गया, ठीक है। सो आप चेंज कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब ये बेसिकली मैंने अपने इस सिस्टम को को स्टडी करने के लिए मैंने अपने इस एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम रिपीट किया, ठीक है। आप एक्सपेरिमेंट रिपीट सैंपल का कर रहे हैं या एक कस्टमर का रिपीट कर रहे हैं? नहीं बच्चे, पूरे सैंपल का, पूरे के पूरे सिस्टम के एक्सपेरिमेंट को हमने रिपीट करना ना। हम सैंपल का, बिल्कुल, हम सिस्टम के बिहेवियर को देखो स्टडी करना चाह रहे हैं ना। तो अगर हम बीच में कस्टमर को चेंज करेंगे तो क्या सारा एक्सपेरिमेंट चेंज हो जाएगा? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। हम बेसिकली सपोज मैं इस एग्जांपल को यूं लेता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो है मैं अपने सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ सुबह 7 बजे से लेके दोपहर 12 बजे तक, ठीक है। दोपहर 12 बजे तक मैं अपने सिस्टम को स्टडी कर रहा हूँ, और मैंने ये देखा कि मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि 7:12 तक, 7 बजे से लेकर 12 बजे तक मेरे पास जो सिस्टम के अंदर टोटल कस्टमर एंटर हो रहे हैं वो 12 एंटर हो रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उन 20 कस्टमर का मैंने एक एक्सेल शीट बना ली कि वो रैंडम नंबर ड्रॉ करते हुए, ठीक है, मैंने उनका हर कस्टमर का टाइम निकाल लिया, ठीक है जी। और हमने निकाला कि एवरेज टाइम एक कस्टमर सिस्टम के अंदर कितना स्टे कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज माय फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। अब क्योंकि रैंडम नंबर है तो मैं जब भी यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, मतलब 20 को मैं दोबारा लिख रहा हूँ ना, तो वो इस वैल्यू को चेंज कर देगा, ये 22.1 को 16.5 आ गया, यहाँ पे दोबारा लिखूंगा। सो ये जितनी दफा मैं उसको एंटर कर रहा हूँ तो ये मेरे पास हर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि लास्ट, मतलब कि लास्ट वैल्यू चेंज करने से हो रहा है या किसी भी वैल्यू को चेंज करूंगी तो होगा? नहीं, जब आप यहाँ पे एक्सेल में कहीं पे इवन मैं इस वैल्यू को ना भी करूँ, मैं यहाँ पे कुछ एंटर करूंगा ना तो वो चेंज होगा, ठीक है। रीजन क्या है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि रैंडम नंबर की वजह से, ठीक है। सो बेसिकली आप जितनी दफा ये कर रहे हो ये आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो। सो लाइक ये मेरा एक्सपेरिमेंट 1 हो गया, एक्सपेरिमेंट 2 हो गया, एक्सपेरिमेंट 3 हो गया, एक्सपेरिमेंट 4 हो गया, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने वो मैंने बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट को 10 दफा रिपीट किया, ठीक है। अब मैं बेसिकली इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा हूँ, और मैंने हर एक्सपेरिमेंट जब किया तो उसका मैंने एवरेज टाइम इन सिस्टम में बेसिकली ये वाली वैल्यू उठाता गया, ठीक है। सो वो ये वैल्यूज आ गई, ठीक है। सो मैंने क्या किया, बेसिकली मैं इसका कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालना चाह रहा हूँ। अगेन जस्ट होल्ड कीजिएगा, अगर अभी नहीं पता कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है तो ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। हेलो, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स कितने थे 10, हमने इनकी एवरेज ले ली और हमने इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेते हुए मैंने उसकी लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू कैलकुलेट कर ली। सो ये फार्मूला लगाया हुआ मैंने लोअर कॉन्फिडेंस लिमिट का और ये अपर का। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऑन एवरेज मेरे जो सिस्टम के अंदर एक कस्टमर है, सो आई एम 95% कॉन्फिडेंट दैट ऑन एवरेज जो सिस्टम के अंदर पेशेंट स्टे करेगा वो 16 मिनट से लेके 24 मिनट तक स्टे करेगा, ठीक है ना। सो बेसिकली इससे हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर जो फ्लक्चुएशन आएगी मिनिमम से मैक्सिमम कितनी फ्लक्चुएशन आएगी। इज इट क्लियर? between 16 and 24? बिल्कुल बिल्कुल
जी, इस शीट में कोई इशू तो नहीं है? नो सर, बस इसको एक बार प्रैक्टिस करना है। हाँ, ओके। सो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम करें। क्यूइंग प्रॉब्लम में कोई इशू? नो सर। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री। ठीक है जी, इन्वेंट्री सिस्टम। ओके, सो यहाँ पे क्या है कि हम ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक स्टोर है जिसके पास जो इनिशियल इन्वेंट्री पड़ी हुई है, उनके पास 25 यूनिट इनिशियल इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है जी, और उसने हमें बताया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि हाउ मेनी कस्टमर एंटर पर डे इन अ सिस्टम। सो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम के अंदर पर डे कितने एंटर होते हैं। इसी तरीके से जब वो कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर होता है तो उसकी डिमांड की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। क्लियर? ठीक है। ओके, अब उस इस स्टोर की जो इन्वेंट्री पॉलिसी है वो क्या है? वो ये कहते हैं कि हम उस वक्त ऑर्डर करेंगे जब आपका इन्वेंट्री लेवल जो है वो 10 रह जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू 10 हो जाएगी तो हम री ऑर्डर करेंगे, और री ऑर्डर जब भी आपने करना है वो 25 यूनिट वो कह रहे हैं हम ऑर्डर करेंगे। ठीक है, ठीक सर जी। ओके। होल्डिंग कॉस्ट हमारे पास $1 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट $45 पर ऑर्डर है। ठीक है, जबकि लीड टाइम हमारे पास 2 वीक का है, मीन जब हम ऑर्डर करेंगे उसके 2 वीक के बाद हमारे पास ऑर्डर पहुंच जाएगा। ठीक है जी, राइट सर। और बैक ऑर्डर कॉस्ट हमारे पास है जी $5। ठीक है, सो हमने इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट क्या करना है, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। सो एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट से क्या मुराद है? होल्डिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस बैक ऑर्डर कॉस्ट। ठीक है जी, इज इट क्लियर? बैक ऑर्डर कॉस्ट होती है कि अगर आपने ऑर्डर नहीं देना। क्या कह रहे हो? बैक ऑर्डर मीन? बैक जी। नहीं, बैक ऑर्डर का मतलब ये है ना कि आप डिमांड को मीट नहीं कर सके उस टाइम के अंदर, तो आप जो है वो अगले पीरियड में जाके उस ऑर्डर को मीट कर रहे हो। ठीक है, शॉर्टेज कॉस्ट कहते हैं। जी बिल्कुल, शॉर्टेज कॉस्ट भी आप कह सकते हो या बैक ऑर्डर कॉस्ट कह लो। ओके, अब हम जो है वो इस सिस्टम को सिमुलेशन कर रहे हैं। सो हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या गिवन है? हमारे पास नंबर ऑफ कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और डिमांड पर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, और कॉस्ट की वैल्यू गिवन है हमारे पास। हाउ मच क्वांटिटी वी विल ऑर्डर, और री ऑर्डर पॉइंट मीन जब 10 यूनिट रह जाएंगे तब आप जाके जो है वो ये ऑर्डर करोगे। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, अगेन एक्सेल की हेल्प से मैंने जी रैंडम नंबर ड्रॉ किया। ठीक है, हमने पहला वीक था, हमने क्योंकि हमारे पास जो हमने ये देखना है फर्स्ट वीक में कितने कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो हमें कह रहे हैं, हमने जब रैंडम नंबर ड्रॉ किया तो वो आया 43। so 43 जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? दैट इज लाइंग ओवर हियर। सो इट मीन इस वीक में अंदर टोटल 2 कस्टमर सिस्टम में एंटर होंगे। ठीक है, 2 कस्टमर। अब जब ये 2 कस्टमर सिस्टम के अंदर एंटर होंगे तो जो पहला कस्टमर है वो कितने यूनिट ऑर्डर करेगा और सेकंड कस्टमर कितने यूनिट ऑर्डर करेगा, तो उसकी भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है। तो हमने अगेन क्योंकि 2 कस्टमर सिस्टम में एंटर हो रहे हैं तो हमने 2 रैंडम नंबर ड्रॉ किए। ठीक है, सो फर्स्ट रैंडम नंबर था 45। सो वो 45 कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया, तो उसकी वैल्यू क्या? 3। ठीक है जी, सेकंड रैंडम नंबर क्या था? 87। सो वो कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, और उसकी डिमांड क्या आ गई? 4। ठीक है जी, सो दैट मीन इस वीक के अंदर जो टोटल डिमांड आ रही है दैट इज सम ऑफ दिस 7 आ गई। क्लियर? ठीक है, ओके। अब हमने कैलकुलेट करना है इन्वेंट्री लेवल। सो एट द बिगिनिंग
हमें उसने बताया हुआ कि बिगिनिंग के ऊपर जो इनिशियल प्रॉब्लम है कि वो आपके पास 25 यूनिट पड़े हुए हैं। सो एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी, दैट इज सिंपली बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड। सो वो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री आ गई, ठीक है, क्योंकि इस वीक में हम कोई ऑर्डर नहीं कर रहे तो एम्प्टी। तो कॉस्ट क्या आ जाएगा, नो ऑर्डरिंग कॉस्ट, नो बैक ऑर्डर कॉस्ट, ओनली द होल्डिंग कॉस्ट। और हम कितने यूनिट होल्ड कर रहे हैं, 18, और पर यूनिट होल्डिंग कॉस्ट क्या 1, सो 1 मल्टीप्लाई बाई 18, 18 आ गया, ठीक है। ओके, सो सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वीक का हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया तो आ गया 93 कहाँ पे लाइक करें, यहाँ पे। इट मीन इस वीक में हमारे पास टोटल 4 कस्टमर सिस्टम में एंटर होंगे, ओके। और वो चारों ऑर्डर कितना करेंगे उसके लिए हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया। सो पहला कस्टमर 1 यूनिट ऑर्डर करेगा, दूसरा 3 यूनिट ऑर्डर करेगा, चौथा 4 और तीसरा 4 और चौथा 4। सो टोटल 12 यूनिट्स हमारे पास ऑर्डर होंगे, ठीक है इस वीक। सो बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी थी, 18, सो 18 माइनस 12 आ गया 6, ठीक है जी। अब क्योंकि ये जो 6 है ये हमारे उस रीऑर्डर लेवल से कम है, मीन 6 इज लेस देन 10, तो हमें यहाँ पे ऑर्डर करना है। सो वीक 2 में हमने ऑर्डर दे दिया, ठीक है, ठीक है। सो जब भी हमने ऑर्डर करना है 25, सो ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्या है, दैट इज बेसिकली 45 पर डॉलर, सो वो 45 आ गया। 6 यूनिट हम होल्ड कर रहे हैं, सो 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आ गया, सो 45 प्लस 6 वो हमारे पास आ गया 51, राइट, ठीक है। इसी तरीके से हमने थर्ड वीक पे आ गए, हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया 66, तो टोटल हमारे पास आगे जी 3 कस्टमर सिस्टम में एंटर होंगे, तीनों के लिए हमने रैंडम नंबर ड्रॉ किया, तो पहला इतने यूनिट ऑर्डर कर रहा है, दूसरा इतने और तीसरा इतने, सो टोटल 9। सो अब यहाँ पे क्या आ गया, बिगिनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है 6, लेकिन ऑर्डर हमने करनी है 9, तो 6 माइनस 9 तो ये आएगा नेगेटिव। सो एक्चुअली तो यहाँ पे आएगा 0, लेकिन हम जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग हमने ये नेगेटिव वैल्यू लिख ली -3। एक मिनट, सॉरी सर, ये टोटल डिमांड 9 होगी और हाँ बिगनिंग इन्वेंट्री 6 है, तो 6 यूनिट पड़े हुए हैं लेकिन हमने देने 9 है, तो इसका मतलब 6 तो हमने दे दिए, तो 3 अभी हमने देने हैं और, ठीक है ना। सो इट मीन हमें -3 यूनिट, सो दैट मीन हम वीक 4 के जब स्टार्ट में जाएंगे तो हमें पहले ये 3 यूनिट बैक ऑर्डर देने पड़ेंगे, डिमांड फुलफिल करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सो इट मीन्स यहाँ पे एक्चुअल में तो ये 0 पड़े हुए ना प्रैक्टिकली, ठीक है। सो दैट मीन हम जस्ट और जस्ट क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि हमें बैक ऑर्डर कॉस्ट पड़ेगी, मीन लॉस, जिसको हम शॉर्टेज कॉस्ट कहते हैं। तो वो शॉर्टेज कॉस्ट क्या है, दैट इज $5 पर यूनिट, सो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 की शॉर्टेज कॉस्ट पड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो हमने क्योंकि ऑर्डर किया था सेकेंड वीक में जाके और हमारे पास लीड टाइम कितना था 2 वीक का, तो थर्ड वीक गुजर गया, फोर्थ वीक के स्टार्ट में हमारे पास 25 यूनिट का ऑर्डर रिसीव हो गया, ठीक है। सो हमारे पास जब 25 यूनिट का ऑर्डर रिसीव हुआ तो 3 तो हमने पहले ही देने थे, तो हमारे पास इट मीन बिगिनिंग इन्वेंट्री क्या होगी 22, ठीक है, एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? यस सर, ठीक है। सो अब हमारे पास जी क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट क्या आ जाएगी, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट दैट इज द एवरेज ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट इज द एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। इज इट क्लियर? yes. सो बेसिकली हमने दो सिस्टम्स को सिमुलेट किया थ्रू मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन, वन इज क्यूइंग, अनदर इज इन्वेंट्री सिस्टम। अब इसी को हम सर सर एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट इधर क्या डिटरमिन करे कि जो एवरेज हमारे पास इन्वेंट्री होल्ड करने की जो कॉस्ट होगी? नहीं, होल्ड करने की नहीं, हमारे पास जो टोटल कॉस्ट है दैट इज सम ऑफ दिस, ऑर्डरिंग प्लस होल्डिंग प्लस बैक ऑर्डर, ठीक है। हमें किसी भी वक्त इतनी कॉस्ट पड़ रही होगी, ठीक है, ठीक है। ओके, चीज पूछनी थी कि अगर क्यूइंग सिस्टम पे
हमें वो डिटरमिन करना हो कि ये जो इंटर अराइवल टाइम है इस पे डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी मतलब हमने लगाई है, तो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। जी जी बच्चे, ये तो अभी बहुत देर के बाद आएगा। अभी यानी कि 4th या 5th लेक्चर में मैं उसकी तरफ जाऊंगा। अभी तो ये मैं आपको जस्ट ये बता रहा हूँ क्योंकि मेरी हमाद से डिस्कशन हुई थी, तो उसने कहा था कि आप बेशक जो है वो कुछ जो आप समझते हैं कि टॉपिक्स होने चाहिए, हमें अंडरस्टैंड होने चाहिए, तो मैं वो बता रहा हूँ क्योंकि आपके कंटेंट के अंदर मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन नहीं था। जी जी सर। तो क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक वाली है, तो इसलिए मैं पहले ये करवाना शुरू हो गया। अच्छा ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, मैं बस बेसिक क्लियर थोड़ा सा कंफर्म किया। ओके ओके, इट्स ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम। जी ये क्लियर है ये वाला? यस सर। ओके, अब आप लोग ऐसे कीजिएगा कि आपको एक मैंने शीट दी हुई है, इन्वेंट्री कंट्रोल सिमुलेशन। इन्वेंट्री को जी सर। ओके, सो इसमें ये बेसिकली ये वाली शीट उस प्रॉब्लम से थोड़ी सी डिफरेंट है। ठीक है जी, बेसिकली इस शीट के अंदर प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो हम सर्विस लेवल कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। मीन बेसिकली ये स्टॉकस्टिक इन्वेंट्री का प्रॉब्लम मैं ले रहा हूँ। ठीक है जी। स्टॉकस्टिक इन्वेंट्री का मतलब बेसिकली ये है कि मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरा सर्विस लेवल क्या है। सर्विस लेवल से क्या मुराद है कि कितने % मैं अपने कस्टमर लॉस कर जाता हूँ और कितने % जो है वो मैं उसको एक्यूरेटली सर्विसेज डिलीवर कर सकता हूँ। ठीक है, सो जैसे यहाँ पे इस वक्त मेरे पास आंसर आ रहा है 96%, सो इट मीन 4% अपने कस्टमर जो वो लॉस कर जाता हूँ। राइट। ठीक है जी, ओके, सो ये हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और उसी के अकॉर्डिंगली ये मैंने रैंडम नंबर की मैपिंग कर ली हुई है। ठीक है, इसी तरीके से ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके अकॉर्डिंगली हमने रैंडम मैपिंग कर ली। ठीक है, इज इट क्लियर सर? राइट सर, मैपिंग हमने कहा कि ये रैंडम मैप्स है ना, ये वाले ये रैंडम मैपिंग है। ये प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.03 मीन 3%। राइट राइट राइट, ओके। ठीक है, सो ये 5 थी तो ये अब आपने सेपरेट कर लिया होगा सारा। बिल्कुल, सो मैंने वो बेसिकली रैंडम मैपिंग ये कर दी इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो ऑर्डर लेवल है वो ये है कि 10 है, अगर 10 से कम यूनिट होंगे तो मैं री ऑर्डर करूँगा। ठीक है, और कितना ऑर्डर करूँगा? 25 यूनिट ऑर्डर करूँगा। ठीक है जी, और मैं जो सिमुलेशन कर रहा हूँ वो ये मैं सिमुलेशन बेसिकली कर रहा हूँ, मैं 100 डेज की सिमुलेशन कर रहा हूँ, मीन 100 दिन के लिए मैं अपने सिस्टम को सिमुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो इसमें मैं क्या ले रहा हूँ? मैं बेसिकली ले रहा हूँ यूनिट रिसीव्ड, मीन कौन से दिन मुझे यूनिट रिसीव हो रहे हैं। सेकंड कॉलम में बना रहा हूँ बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री मीन वो पर्टिकुलर डे के अंदर मेरे पास कितनी इन्वेंट्री मौजूद है। सो क्योंकि डिमांड जो है वो रैंडम है, ठीक है, डिमांड आपके पास रैंडम है, तो उसके लिए मैं रैंडम नंबर ड्रॉ कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंगली मैं डिमांड पिकअप करूँगा। ठीक है जी, और जो एंडिंग इन्वेंट्री आपके पास होगी दैट मीन उस मंथ के एंड में आपके पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी हुई है। ठीक है, एंड देन आई विल कंप्यूट आउट द न्यू इन्वेंट्री लेवल। ओके, सो हम इसको, और देन फिर आपके पास लॉस सेल का कॉलम है। लॉस सेल का कॉलम बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि आपने कितनी सेल उस पर्टिकुलर डे के अंदर लॉस की है। 0 का मतलब है तो आपने कोई सेल लॉस नहीं की, अगर कोई नंबर है तो इट मीन आपने सेल लॉस की है। ठीक है, ऑर्डर और नॉट का कॉलम ये इंडिकेट कर रहा है कि आपने उस पर्टिकुलर डे में ऑर्डर करना है या नहीं करना। और लीड टाइम दैट इज अगेन अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है लीड टाइम। ठीक है,
कि आपके पास जो है वो लीड टाइम कितने दिन का होगा, 1 दिन का होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का या 4 दिन का, ठीक है। और देन रिसेप्टिव मीन किस दिन ऑर्डर मुझे रिसीव हुआ है। ओके, सो अब हम जब सिमुलेशन स्टार्ट करें, सो आई एम स्टार्टिंग विद द बिगिनिंग इन्वेंट्री कॉलम, ठीक है जी। सो बिगिनिंग इन्वेंट्री मेरे पास क्या होगी, जो डे 1 है, सो डे 1 के लिए तो मेरी बिगिनिंग इन्वेंट्री एग्जैक्टली इतनी है जो 25 यूनिट है, ठीक है। सो ये मुझे गिवन है कि इतनी मेरे पास इन्वेंट्री अवेलेबल है, लेकिन फ्रॉम डे 2 टू ऑनवर्ड जो मेरी बिगिनिंग इन्वेंट्री होगी वो क्या होगी, दैट इज बिगिनिंग इन्वेंट्री एट द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। बिगिनिंग इन्वेंट्री फ्रॉम द प्रीवियस पीरियड प्लस यूनिट रिसीव एट दैट पर्टिकुलर डे, ठीक है, कितने यूनिट रिसीव हुए, माइनस डिमांड इन द प्रीवियस पीरियड, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, 25 प्लस 0 माइनस 4, ठीक है। और ये 19 कैसे आ रहा है, दैट इज 21 प्लस 0 माइनस 2, सो 19 एंड सो ऑन, क्लियर। तो ये मैंने फॉर्मूला हमने लगा दिया। सो पहले दिन के लिए सिर्फ वो 25 आ जाएगा और बाकियों के लिए फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, देन हमने रैंडम नंबर ड्रॉ कर लिया टू कंप्यूट आउट के हाउ मच यूनिट द डिमांड, सो दैट इज द रैंडम नंबर बिटवीन 0 to 99, ठीक है जी। सो ये हमने रैंडम नंबर ड्रॉ कर लिया, क्लियर जी। ओके, सो अब हमने जी डिमांड कंप्यूट आउट करनी है। सो डिमांड कंप्यूट आउट करने के लिए हमने क्या कर दिया, एक्सेल के अंदर एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप, इसका आइडिया है क्या होता है, ठीक है। सो बेसिकली ये वी लुकअप क्या कर रहा है कि हमने क्या कर दिया कि डिमांड, ये जो रैंडम नंबर 64 है वो कहाँ पे देखे, इस टेबल के अंदर देखे, फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। सो वो बेसिकली क्या कह रहा है कि वो देख रहा है कि 64 इस टेबल में कहाँ पे लाई कर है और उसके अगेंस्ट ये 3 का मतलब ये है कि इस थर्ड वाले कॉलम में से वो वैल्यू उठा के दे दे। सो 64 लाई कर है यहाँ पे, तो इसके अगेंस्ट जो वैल्यू है वो 4, दैट इज 4 यूनिट, ठीक है। ओके, या पहले भी अगर चाहे तो यूज कर सकते हैं सर, अगर पुराने वाले एक्सेल में। हाँ बिल्कुल, ये मैंने शीट तो बना दी हुई है ना, तो आप इसको जितने मर्जी प्ले कर सकते हैं। ओके, देन एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज बेसिकली सिंपल बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड, ठीक है। तो अब हम ये कह रहे हैं कि दैट इज एंडिंग इन्वेंट्री मीन बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड, अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, G20 माइनस मीन वो नंबर आ जाएगा, दैट इज 25 माइनस 4, और अगर वो इससे ग्रेटर नहीं है तो 0 लिख दे, मीन नेगेटिव ना लिखे, ठीक है जी, ठीक है। ओके, न्यू इन्वेंट्री लेवल फर्स्ट डे के लिए तो वही आएगा जो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट इन्वेंट्री लेवल है वो हम क्या कह रहे हैं, दैट इज बेसिकली थैंक यू। ओके, सो हमारे पास जो डे 1 की न्यू इन्वेंट्री लेवल होगा तो वो तो वही होगा जो एंडिंग इन्वेंट्री है, बट डे 2 से ऑनवर्ड क्या होगा, दैट इज इन्वेंट्री लेवल इन द प्रीवियस पीरियड, राइट, माइनस डिमांड इन दिस पीरियड, ठीक है, माइनस डिमांड इन दिस पीरियड प्लस ऑर्डर रिसीव्ड, ठीक है। ऑर्डर रिसीव्ड से क्या मुराद है कि मीन हमने ऑर्डर जो दिया है या नहीं दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऑर्डर दिया है, यस है, अगर यहाँ पे यस है तो वो क्वांटिटी किसको ऐड कर दे, दैट इज, सो वो हमारे पास जो है वो 25 यूनिट, क्योंकि जब भी हमने ऑर्डर करने वो हमने 25 यूनिट ऑर्डर करने हैं, ठीक है। तो इसमें 25 वो ऐड कर दे, तो अगर यहाँ पे यस नहीं है तो वो 25 ऐड ना करे बल्कि 0 ऐड करे, क्लियर, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट लॉस से कॉलम हम क्या कह रहे हैं, दैट इज कि अगर आपके पास डिमांड माइनस जो इन्वेंट्री लेवल है, ठीक है, दैट इज बेसिकली दिस इज एफ एंड दिस इज बेसिकली द डी, द बिगिनिंग इन्वेंट्री, ठीक है। सो अगर आपके पास बिगिनिंग इन्वेंट्री माइनस डिमांड लेस देन 0 है, इन्वेंट्री माइनस डिमांड नेगेटिव में है,
तो आपके पास क्या आएगा, लॉस सेल की वैल्यू आ जाएगी, मीन वो वैल्यू बताए वो क्या है, अदरवाइज वो जीरो है। ठीक है, सो दैट मीन अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है उतनी यूनिट की हमारे पास लॉस हुई है, अदरवाइज लॉस नहीं हुआ। ठीक है, ओके देन हमारे पास क्या आ गया, इज वेदर वी शुड ऑर्डर और नॉट। ओके, सो ऑर्डर और नॉट के लिए हमने क्या कर दिया कि अगर आपके पास जो है वो H20 इज लेस देन है ऑर्डर क्वांटिटी इन द रीऑर्डर पॉइंट, सॉरी, ठीक है, मीन अगर ये वैल्यू लेस देन है 10 से तो यहाँ पे यस है, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 10 है तो यहाँ पे फिर नो है। ठीक है, यस का मतलब है कि ऑर्डर करना है, नो का मतलब ऑर्डर नहीं करना। क्लियर? और लीड टाइम के लिए भी हमने सेम फॉर्मूला लगा दिया कि इफ J20 का मतलब है कि इस कॉलम को वो देखे कि अगर आपके इस सेल के अंदर यस है तो वी लुकअप, क्योंकि लीड टाइम भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है कि कितना लीड टाइम लगेगा। अगर यस है तो इस टेबल पे देखे, ठीक है, और वो अगर तो यहाँ पे यस है तो वो यहाँ से उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंगली मीन्स रैंडम नंबर के अकॉर्डिंगली डे पिकअप कर ले, अदरवाइज वो उसको खाली छोड़ दे। ठीक है, सो जैसे वो होगा तो जैसे यहाँ पे 1 आवर है, इसी तरीके से रिसीव डे के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा कि अगर तो यहाँ पे यस है, ठीक है, तो वो क्या करे कि वो यहाँ पे ऐड करे किसको, इस वाले कॉलम को मीन डे को, डे 1 मीन B20 प्लस कितना लीड टाइम लगेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है कि किस दिन हमें वो मिलेगा, दिस प्लस लीड टाइम प्लस 1, क्योंकि प्लस 1 हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे पास नेक्स्ट डे के स्टार्ट में हमें वो ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास रिसेप्ट डे का आ गया। क्लियर? सो हमने इस सिमुलेशन को रिपीट किया फॉर 100 डेज, राइट? ओके, अब हम बेसिकली कैलकुलेट ये करना चाह रहे हैं, सो हमने 100 डेज की सिमुलेशन कंडक्ट की और हमें ये पता चला कि जी टोटल डिमांड हमारे पास आ रही है जी 330। ठीक है जी, ओके, और टोटल जो सेल हो रही है वो हो रही है 11, राइट? और हमारे पास जो सर्विस लेवल आ रहा है वो 96% आ रहा है, इट मीन 4% हमें लॉस हो रहा है, हमारे लॉस सेल हो रही है, बाकी 96% हम सर्विस डिलीवर कर पा रहे हैं, राइट? सो अगेन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए आप क्या कर सकते हो, आप इस एक्सपेरिमेंट को 10 टाइम 20 टाइम रिपीट करके आप इसका एनालिसिस कर सकते हो कि हमारा ऑन एवरेज सर्विस लेवल किस रेंज के अंदर रह रहा है। ओके ओके, सो बेसिकली इसके अंदर हम देख रहे हैं कि अगर आपने कोई प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम है और आपके पास आपको ईच एक्टिविटी का जो ड्यूरेशन है वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता, राइट? सो हमें प्रेसिडेंस तो पता है बट हमें ईच एक्टिविटी के ड्यूरेशन के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता, बट हमें उसकी प्रोबेबिलिटी के बारे में पता है। लाइक जैसे एक्टिविटी ए जो है वो हम कहते हैं 4 डेज में हम कंप्लीट कर सकते हैं विद द प्रोबेबिलिटी 40%। इसी तरीके से एक्टिविटी ए जो है वो हम 8 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं विद द प्रोबेबिलिटी 0.4। सो जनरली क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन के अंदर लोग जो हैं वो पर्ट मेथड को परफॉर्म कर रहे होते हैं और उसके अंदर वो ये अज्यूम कर रहे होते हैं कि जो ईच एक्टिविटी का जो टाइम है ना वो बेसिकली फॉलो कर रहा है किसको, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास फार्मूलाज अवेलेबल है जब वो पर्ट को यूज कर रहे थे यूजिंग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बट अगर फॉर एग्जांपल आपको हो कि एक्टिविटीज का जो टाइम है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा बट कोई जेनेरिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, हम मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन को यूज कर सकते हैं टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ, ठीक है। एंड ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, वो फिर हम एक्सपेरिमेंट जो मॉन्टी कार्लो के जरिए करेंगे वो एक दफ़ा नहीं, हम उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन आ रहा है वो ऑन एवरेज कितना आ रहा है। क्लियर?
ठीक है। सो हमारे पास वो हमें क्या कह रहा है कि जी टोटल 10 सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट्स आप परफॉर्म करो मॉन्टी कार्लो के अकॉर्डिंगली, और प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन आपने कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करो कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो 27 डेज से हायर के अंदर ख़त्म होगा। ठीक है। और एज वेल एज आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ईच पाथ की कि वो क्रिटिकल पाथ बन जाए। सो दैट मीन्स सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बिफोर गोइंग टू परफॉर्म सिमुलेशन, हम जो है वो हमने क्या कर लिया, हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। ठीक है जी। ये हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे कैलकुलेट की है, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 8 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 11 मल्टीप्लाई बाय 0.2। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्टिविटी ए की एक्सपेक्टेंसी। यूजिंग दिस फार्मूला हमारे पास ये आ जाएगा। सिमिलरली हम बी सी डी ई एफ उनके लिए हमने एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकाल ली। क्लियर। सो हमने इनको जो है वो एज अ ड्यूरेशन पुट किया, और ये हमारे ड्यूरेशंस आ गए एक्टिविटीज़ के, ये ड्यूरेशंस एक्टिविटीज़ के, और इनको यूज़ करते हुए हमने क्रिटिकल पाथ निकाल लिया। सो क्रिटिकल पाथ तो कैलकुलेट करना आता है दोनों को, राइट। ठीक है। सो जिनके बिल्कुल एफ का पूछना था, एफ की प्रोबेबिलिटी 3 महीने से नहीं, एफ ओहो ये मिसिंग है आई थिंक सो। एफ की इसके अलावा मुझे पूछना था वो जो रैंडम मैपिंग की एक्सेल शीट आपने सॉल्व करवाई थी वो मेरे ख्याल में हमारे ड्रॉप बॉक्स में नहीं है। ओके मैं उसको चेक कर लेता हूँ, मैं चेक कर लेता। ओके, एफ की इसलिए नहीं गिवन क्योंकि एफ का वो बता रहा है कि जी वो फिक्स टाइम है कि हम वो 5 डे में ही कंप्लीट कर सकेंगे, प्रॉब्लम हमें बता रहा है। ठीक है, बाकी एक्टिविटीज़ की प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बट सिर्फ एफ का ये हमें बता रहा है कि जी वो फिक्स है। ठीक है। सो हमने क्रिटिकल पाथ निकाली है, जिनके स्लैक्स हैं वो हमारा क्रिटिकल पाथ है। सो क्रिटिकल पाथ हमारा इस वक्त ये वाला बन रहा है ए बी सी एफ, और ये बता रहा है कि जी प्रोडक्ट ड्यूरेशन 25 होगा। बट हमें क्या चाहिए, टू अप्लाई द मॉन्टी कार्लो सिमुलेशन हमें तमाम के तमाम पाथ्स चाहिए। सो हमारे पास क्या है, पाथ एक बन रहा है जी ए बी सी एफ, एक बन रहा है ए डी ई एफ, और एक बन रहा है ए डी सी एफ। सो हमने उन तमाम पाथ्स के अकॉर्डिंगली भी उनकी ड्यूरेशन, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैलकुलेट कर ली है, राइट। इज इट क्लियर? ओके। सो अब हमने करना क्या है, अब हम जो है वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। सो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले तो जी हमने रैंडम मैप्स बेसिकली बना लिए। ठीक है, रैंडम मैप्स हमने क्या बनाए कि हमने डे जो एक्टिविटी ए है उसका डे 4 उसकी प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंगली उसका रैंडम मैप बना लिया, 8 के अकॉर्डिंगली 11, इसी तरीके से बी सी डी ई और एफ फिक्स है। ठीक है जी। सो दैट मीन हमें जो रैंडम नंबर ड्रॉ करने हैं वो एक्टिविटी ए के लिए ड्रॉ करना है, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए और ई के लिए। सो 5 रैंडम नंबर्स हमें चाहिए, तो हमने वो 5 रैंडम नंबर्स ड्रॉ कर लिए। सो फॉर 1 जो फर्स्ट रैंडम नंबर है ए के लिए, सेकंड बी, थर्ड सी, डी ई, एफ फिक्स है। ओके, जब हमने 57 ड्रॉ किया तो दैट 57 इज लाई ओवर हेयर, सो इट मीन एक्टिविटी ए जो वो कंप्लीट होगी 8 डेज में। इसी तरीके से वो बी सी डी ई एफ। क्लियर? राइट। ठीक है। सो हमने क्या किया, इन डेज को यूज करते हुए हमने तमाम पाथ का टोटल ड्यूरेशन कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि टोटल 3 ही पाथ बन रहे थे। सो हमारे पास इस पाथ के अकॉर्डिंगली 25 डेज में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, इस पाथ के अकॉर्डिंगली 21 डेज में, इसमें 27। सो जो मैक्सिमम है दैट इज योर प्रोजेक्ट ड्यूरेशन विच इज 27। ठीक है जी, क्लियर। सो ऑब्वियसली इन पाथ में से जो मैक्सिमम है वो आपका क्रिटिकल है, तो इस वक्त जो आपका क्रिटिकल पाथ है फर्स्ट सिमुलेशन के अकॉर्डिंगली वो बन रहा है ए डी ई एफ। ठीक है। इसी तरीके से फिर हमने क्या किया है, हमने सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अप टू 10 सिमुलेशंस रन किए हैं। फॉर ईच सिमुलेशन हम 5 रैंडम नंबर ड्रॉ कर रहे हैं, ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट ईच पाथ का हम ड्यूरेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और जो मैक्सिमम होता है इन तीनों में से वो हम क्या देते हैं
वो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है, ठीक है। और हम ये चेक करते हैं कि कौन सा पाथ जो है वो क्रिटिकल बन रहा है। ऑब्वियसली जिसका ड्यूरेशन मैक्सिमम होगा वो पाथ क्रिटिकल बन रहा है। सेकंड सिमुलेशन के अकॉर्डिंगली ये वाला पाथ आपका क्रिटिकल बन रहा है, ठीक है। और साथ में हम ये नोट डाउन कर रहे हैं क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन था कि कितनी दफ़ा जो है वो आपका प्रोजेक्ट 27 डेज से हायर जा रहा है। फर्स्ट सिमुलेशन के अंदर ये 27 को क्रॉस नहीं किया था, बट सेकंड सिमुलेशन में ये 27 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है जी। सो हमने ये टोटल 10 एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए। सो हमारे पास क्या है, जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, ठीक है। सो आफ्टर 10 सिमुलेशंस वी फाइंड दैट कि हमारे जो प्रोजेक्ट का एवरेज ड्यूरेशन होगा वो होगा 26.6 डेज, ठीक है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपका जो प्रोजेक्ट है आफ्टर द 10 एक्सपेरिमेंट आपका जो प्रोजेक्ट है वो 27 डेज को क्रॉस कर सकता है। उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सिंपली क्योंकि हमने टोटल 10 टाइम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। सो 4 टाइम ऐसा हुआ है कि जब हम 27 को क्रॉस कर रहे थे। सो 4/10 मीन 40% चांसेस हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो 27 डेज को क्रॉस कर सकता है। क्लियर? सर ये एनालिसिस किस तरह किया आपने? ये एवरेज ड्यूरेशन तो क्लियर है, ठीक हो गया जी सर। अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर प्रोजेक्ट विल बी एक्सीड फ्रॉम 27 डेज, ठीक है जी, ठीक है। सो कौन कौन से पाथ जो है वो 27 डेज को मीन कौन कौन से एक्सपेरिमेंट के अंदर आपका जो प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है वो 27 को क्रॉस किया। 29 एक दफ़ा आया, 35 आया, 30 आया और 28 आया। सो ये हमने उनके आगे हमने 1 लिख लिया, ठीक है जी सर। सो टोटल ये कितने बने 4 आउट ऑफ कितने 10। सो 10 एक्सपेरिमेंट्स में से 4 टाइम्स ऐसा हुआ कि आप 27 डेज को क्रॉस कर रहे थे। सो 4/10 दैट मीन 40% चांस है कि आपका प्रोजेक्ट 27 डेज को क्रॉस करेगा, ठीक सर, ठीक है। So, अब आपसे क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये वाला पाथ जो है वो क्रिटिकल होगा या ये वाला पाथ क्रिटिकल होगा या ये वाला पाथ क्रिटिकल होगा। सो ABCF के क्रिटिकल पाथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है बताइएगा। ABCF के क्रिटिकल पाथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? सर इसमें मतलब क्रिटिकल हो गए तो 1 माइनस नहीं 1 माइनस क्यों करना है जी आसपा बच्चे? सर आपने रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन ABCF इज क्रिटिकल। जी मैं कह रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस पाथ वुड बी द क्रिटिकल, what is the probability that this path would be the critical and what is the probability that this path would be the critical। सबसे पहले इस पाथ की प्रोबेबिलिटी क्या है? 40 पर क्रिटिकल पॉइंट हमारा 27 है। 27 हमारे डेज है ना, तो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ABCF जो पाथ है वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। सो इसके क्रिटिकल पाथ होने के चांसेस कितने हैं? कितने टोटल एक्सपेरिमेंट्स हैं? 4 एक्सपेरिमेंट्स टोटल। 10 टोटल सर। टोटल 10 है और ये वाला पाथ कितनी दफा क्रिटिकल बना है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। सो 4 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट मीन 40% चांस है कि ये वाला पाथ क्रिटिकल होगा। राइट ठीक है। सो इसमें तो तब नहीं होता जब स्लैक 0 हो जाता है हमारा। बिल्कुल बच्चे, ये हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं ना अब। तो हमारा जो स्लैक 0 हो 27 ड्यूरेशन पे नहीं होगा? नहीं बच्चे, हमने क्या किया, हमने बेसिकली 10 सिमुलेशंस रन की है। हमने क्या किया, जब मैंने सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट 1 किया तो मेरे पास एक्टिविटीज के ये ड्यूरेशंस थे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने जब क्रिटिकल पाथ
मीन हर पाथ का ड्यूरेशन निकाला तो इस पाथ का ड्यूरेशन निकला 25, 27, 21, 27, सो मैक्सिमम इसमें क्या 27, ठीक है, ठीक है। सो इन पाथ में से जिसका ड्यूरेशन मैक्सिमम होगा इट मीन वही क्रिटिकल है, सो ये वाला पाथ क्रिटिकल है। क्लियर, ठीक है, बिल्कुल। इसी तरीके से हमने सेकंड एक्सपेरिमेंट किया, सेकंड टाइम रैंडम नंबर जनरेट किए और ये वाले एक्टिविटी ड्यूरेशंस आए, ठीक है, और हमने हर पाथ का दोबारा से ड्यूरेशन निकाला, तो ये अब 29 आया, ये 21 आया, ये 19 आया, तो मैक्सिमम क्या 29। इसका मतलब है कि क्रिटिकल पाथ कौन सा है, अब ABCF है। क्लियर, जी, ठीक है, क्लियर आसपा बच्चे? तो मुझे यही पूछना था कि ADEF में 27 पे क्रिटिकल हो गया, ABCF में 29 पे क्रिटिकल हो गया, हाँ, तो इसमें मैक्सिमम जो है वो 29 था, उसमें मैक्सिमम 27 था, बिल्कुल। तो इसका हाँ, मतलब है मैक्सिमम जो है वो हमें स्लैक 0 दे रहा है, इसलिए हम इसको क्रिटिकल बना रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्वियसली, ठीक है। सो अब बेसिकली हमने ये 10 टाइम एक्सपेरिमेंट्स को रिपीट किया, तो हमें ये इन 10 टाइम एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद अब हम क्वेश्चन ये बेसिकली कर रहे हैं कि अगर आपके प्रोजेक्ट का एवरेज ड्यूरेशन क्या होगा। सो एवरेज ड्यूरेशन हमें पता चला 26.6 डेज होगा, ठीक है। वो हमने कैसे निकाला, हमने इनकी एवरेजेस ले ली। क्लियर। सेकेंड हमारा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट योर प्रोजेक्ट विल डिले फ्रॉम 27 डेज। सो वो हमने देखा, हमने टोटल 10 टाइम एक्सपेरिमेंट्स रिपीट किए, ठीक है, और उन 10 टाइम्स में से 4 दफा जो है वो ऐसा हुआ है कि आप 27 डेज को क्रॉस किए हो, तो दैट मीन 40% चांसेस हैं कि आपका प्रोजेक्ट 27 से क्रॉस करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ये वाला जो पाथ है वो क्रिटिकल होगा। सो अगेन टोटल 10 हमने एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, 4 दफा ऐसा हुआ है कि ये वाला पाथ जो है वो क्रिटिकल बना है, सो इट मीन 4/10, so that mean 40% चांसेस है कि ये वाला पाथ क्रिटिकल होगा। क्योंकि इसमें ये वाला पाथ कभी भी क्रिटिकल नहीं बना, तो इट मीन इसकी 0 प्रोबेबिलिटी है ये क्रिटिकल होगा, 0% चांसेस है। और ये तकरीबन कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 70% चांसेस है कि ये वाला पाथ क्रिटिकल होगा।